Hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on current affairs Q&A which is related to the month of March. ओके ये जो जितने भी इवेंट्स रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे जो कि हुए हैं मार्च के मंथ में. ओके एंड ये सारी चीज़ें हमारे करंट अफेयर्स में रही हैं. ओके तो ये जो करंट अफेयर्स हम मार्च मंथ का डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड. तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम है एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखी गई है. तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है एंड ये किस वजह से न्यूज़ में रही है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये जो एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तेलंगाना स्टेट में है. ओके एंड ये जो है ये किस वजह से न्यूज़ में रही है, क्योंकि अभी ये जो रिसेंटली तेलंगाना की एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिसेंटली यहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखा गया है इन द तडवाई रीजन. ये जो रीजन है ये तेलंगाना में ही है जहाँ पर ये एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखी गई है. ओके एंड इसके बैकग्राउंड के बारे में हम देख लेते हैं. तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपसे ये नेम दे के पूछ लिया जा सकता है कौन से रीजन में एंड कौन से स्टेट में लोकेटेड है. तो ये लोकेटेड है तेलंगाना में. एंड इसके हम थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जान लेते हैं. इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1953 में एंड ये लाई करती है नियर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर्स. ओके इसीलिए भी ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये 3 बॉर्डर्स पर लाई करती है जो कि है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना के बॉर्डर पर. ओके वहाँ पर ये एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है इन द तडवाई रीजन ऑफ तेलंगाना. एंड ये जो एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर समक्का सरक्का जट्रा. ओके तो ये एक यहाँ पे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द हिंदू ट्राइबल गॉडेसेस एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में ही. तो ये जो फेस्टिवल है जट्रा, तो ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग्स होती हैं. ओके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो ह्यूमन गैदरिंग होती है वो यहाँ पे देखी जा सकती है. इसीलिए भी ये समक्का सरक्का जट्रा फेस्टिवल फेमस है तेलंगाना में. ये फेस्टिवल का नेम देकर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में. तो ये रिलेटेड है तेलंगाना स्टेट से. एंड यहाँ पे तेलंगाना में ये भी देखा जा सकता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं. तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टाइप विद टीक, बैम्बू एंड क्लाइंबर्स. तो यहाँ पे ये सारे वेजिटेशंस पाए जाते हैं इन टाइप्स के. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द एटर्ना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Now our next question is, recently Election Commission of India launched which app to facilitate easier voting for person above 85 years of age and PWDs with 40%. तो यहाँ पे आपको पता ही है अभी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं. ठीक है उसमें देखा जा रहा है कि जो लोग अबव 85 ईयर्स हैं एंड जो लोग PWD कैटेगरीज में आते हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज में आते हैं, तो वो लोग कैसे वोट दे सकें. ठीक है तो ये जो वोटिंग कंडक्ट कराई जाएगी इन लोगों के लिए वो कराई जाएगी थ्रू सक्षम ऐप के ज़रिए. ठीक है तो ये ऐप के अंडर क्या किया गया है, पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जो कि प्रोवाइड करेगा वॉलंटियर्स, व्हील चेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट को. ओके एंड ये जो ऐप है ये फैसिलिटेट्स करती है कि ताकि वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो लोग भी वोट कर पाएँ ईजिली. ओके एंड ये जो है इसको कंडक्ट कराया जाएगा परमानेंट एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के अंडर एंड जो कि स्कूल में कंडक्ट कराए जाएंगे जिसका एम रहेगा टू एनहांस द इलेक्शन प्रोसेस. ओके तो इस ऐप के अंडर ये सभी लोग वोट कर पाएंगे जो भी लोग अबव 85 ईयर्स हैं एंड PWD की कैटेगरीज में आते हैं. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. एंड एक और बात यहाँ पर जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं अभी, तो ये जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. तो इस पर भी मैंने एक वीडियो पूरी डिटेल में बना रखी है एंड उसमें रिलेटेड जो भी अपडेट्स कराए गए हैं रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यहाँ पर मैं आई बटन पर वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ. वो भी आप देख सकते हैं एंड जान सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल में रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके so just remember all these points. Now next question is, where was the 148 इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड. तो रिसेंटली अभी इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग
बैठाई गई थी, जो कि 148 नंबर की है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो वो कहाँ कंडक्ट कराई गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो यहाँ पर ये मीटिंग को कंडक्ट कराया गया है। तो ये 148 नंबर की मीटिंग है। एंड IPU स्टैंड्स फॉर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है फ्रॉम मार्च 23 से लेके 27 इन द ईयर 2024 में। ओके, एंड यहाँ पे हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं IPU से रिलेटेड। ये जो IPU है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1889 में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। एंड जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड इसके ऑफिसेज भी हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि न्यूयॉर्क USA एंड वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड ये जो है IPU, ये एक 7 मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, जिसे लीड किया था राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने, हरिवंश ने। ओके, एंड ये जो IPU है ये टोटल 180 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। ओके, ये इससे मिलकर बनी है टोटल IPU 180 मेंबर्स कंट्रीज से। एंड सबसे ज़रूरी बात, इसका एम क्या होता है? इसके अंडर ये लोग एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट्स एंड पार्लियामेंटेरियंस को टू प्रमोट पीस, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Now our next question is, which country recently performed the first transplant of a genetically modified kidney from a pig into a living human? ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखी गई है जिसमें कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी, जिसमें कि क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट किया गया था एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी को एक पिग से निकालकर एक लिविंग ह्यूमन बॉडी में। ओके, तो वो कौन सी कंट्री में ये परफॉर्म किया गया था? तो ये US में किया गया था ये ऑपरेशन। ओके, तो इसके अंडर क्या हुआ था? तो US सर्जन्स ने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी को इनटू अ 62-year-old पेशेंट में। ओके, जो कि एक हिस्ट्री मार्क करता है एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन बॉस्टन में। ओके, एंड दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ पिग किडनी हैज़ बीन इम्प्लांटेड इनटू अ लिविंग पर्सन। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी पिग में से उसकी किडनी निकालकर एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दी गई है। आगे अगर जैसे किसी को भी नीड होती है किडनी की और उसका जो डोनर है वो नहीं मैच हो रहा है अगर, तो इसके थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली ये यहाँ पे ये कर दिखाया है US में। ओके, एंड यहाँ पे पेशेंट में देखा जा रहा है कि उनमें रिकवरी देखी जा रही है। ओके, एंड ये जो ट्रांसप्लांट था ये सक्सेसफुल साबित हो गया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the government has decided to impose an anti-dumping duty on cast aluminium alloy wheels from which country? तो recently किस कंट्री की गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे किस पर? एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स पर। ये कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है? ये किया है चाइना ने। चाइना की गवर्नमेंट इम्पोज करेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो होती हैं वो एक टैक्सेस की तरह होती हैं जो कि इम्पोज की जाती है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपोर्ट प्राइस एंड देयर नॉर्मल वैल्यू। मतलब कि ये जो एंटी डंपिंग होती है ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ की तरह होती है जो कि रोक लगाती है, मतलब उस पर टैरिफ लगा दिया जाता है। एंड ये जो है ये टैरिफ लगाती है डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो कि इम्पोज करती है फॉरेन गुड्स पर। जैसे कि चाइना की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने जैसे बाहर से उनके पास ये एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स आ रहे हैं, तो जैसे कि बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ से आएंगे तो ये इम्पोर्ट, तो ये उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। ओके, फॉरेन इंपोर्ट्स पर, जिसका मतलब क्या होगा कि जब वो लोग इंपोर्ट करेंगे किसी भी दूसरी कंट्री से एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, तो उसमें क्या होगा, उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे बिलो प्राइस में वो लोग उसकी बिलो मतलब मार्केट प्राइस जो होगी उससे बिलो प्राइस में वो लोग खरीद सकते हैं वो चीज़। ओके, तो इसका मतलब होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। कोई भी चीज़ अगर बाहर के देश से हमारे देश में आ रही है तो हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, तो वो उसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो वैल्यू होती है उससे कम
प्राइस पर हमको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी चाइना ने की है। एंड इन मार्च 2024 इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री imposed an anti-dumping duty on cast aluminum alloy wheels, which is abbreviated as ARW, from China. Okay, ranging from $0.23 to $1.71 per kilogram depending on the producer. ठीक है, उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी एंड ये जो ड्यूटी है ये वैलिड रहेगी फॉर 5 years तक. Okay. And one more point it is to be noted here that anti-dumping duty is also known as safeguard duty. अगर आपसे ये टर्म ना देते हुए safeguard duty पूछ लिया जाए तो उसका मतलब भी सेम ही होगा. Okay, so just remember all these points. Now next question is Leo Varadkar, who recently announced his resignation, was the prime minister of which country? तो recently ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वरदकर, ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन अपना अनाउंस कर दिया है? तो ये जो हैं लियो वरदकर ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड से. तो ये वहीं के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन साइन कर दिया है. तो ये एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे आयरलैंड में, जो कि एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हैं ये. ओके, एंड इन्होंने सबको चौंका दिया है अपना ये एब्रप्ट रेजिग्नेशन देके फ्रॉम बोथ हिज पोस्ट एंड पार्टी लीडरशिप. तो ये दोनों पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है एंड इनके कुछ पर्सनल एंड पॉलिटिकल मोटिव्स रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये रेजिग्नेशन साइन किया है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर थे जो कि काम कर रहे थे आयरलैंड में, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है. ओके, इनका नेम है लियो वरदकर. Now next question is, recently where was the third edition of the Northeast Games 2024 started? तो recently अभी थर्ड एडिशन के नॉर्थ ईस्ट गेम कंडक्ट कराए गए थे. वो कंडक्ट कराए थे 18 मार्च में. तो ये कौन से स्टेट में कंडक्ट कराए गए थे? इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये. तो ये नागालैंड में कंडक्ट कराए गए थे. ओके, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं ये थर्ड एडिशन के नॉर्थ ईस्ट गेम थे जो कि कंडक्ट कराए गए थे नागालैंड में रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोवीमा में. ओके, तो ये सोवीमा में कंडक्ट कराए गए थे नागालैंड में. तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स हैं यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स ऑफ रीजन ने कम्पीट किया था इन ईच एडिशन. एंड इस वाले में थर्ड एडिशन में ये जो है ये मणिपुर ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं. ये फर्स्ट नंबर पे आया है. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 3 एडिशन कंडक्ट कराए जा चुके हैं जो कि कंडक्ट कराए गए थे 2022, 23 एंड 24 में. इन तीनों ही ईयर में कंसिक्यूटिवली मणिपुर हैज़ वन द मोस्ट मेडल इन ऑल 3 एडिशंस. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अभी भी मणिपुर सबसे ज़्यादा मेडल उसने जीते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे तीनों टाइम मणिपुर आया है. ओके, एंड ये जो नागालैंड है, नागालैंड की चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं, इनका नेम ये है जिन्होंने इनॉग्रेट किया था इस इवेंट को. ओके, इसमें टोटल 3000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कम्पीट करते हैं इन 15 डिसिप्लिन्स अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, recently where was the 4th Shanghai Cooperation Organization, which is abbreviated as SCO, Startup Forum organized? तो recently अभी SCO की 4th Startup Forum organize की है. तो वो कहाँ पर organize की गई है? तो वो की गई है न्यू दिल्ली में. तो ये 4th नंबर की SCO स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज कराई गई थी जो कि हुई थी न्यू दिल्ली ऑन मार्च 19, 2024 में. एंड ये जो इनिशिएटिव है इसका एम था टू प्रमोट इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन अमंग SCO मेंबर स्टेट्स एज वेल एज इंस्पायर यंग टैलेंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है जिसे न्यू दिल्ली में. ओके, एंड यहाँ पे इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं. ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग. ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में. एंड इसको फाउंड किया गया था 15 जून 2021. एंड इसके जो फाउंडर कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. तो आपने जैसे देखा होगा ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये न्यूज़ में रहती ही हैं. इनसे रिलेटेड इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है. ओके, तो इसी वजह से ये बहुत न्यूज़ में रहता है SCO. तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा.
एंड एससीओ का मोटो होता है टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर स्टेट्स बाय डीपनिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, तो इसके अंडर जॉइंट कॉपरेशंस होते हैं बिटवीन द मेंबर्स, जिसके अंडर कन्फ्रंट किया जाता है थ्रेट्स को जो भी रिलेटेड है टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से एंड सेपरेटिज्म से। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है एंड डिस्कशन किया जाता है। तो ये सारा बैकग्राउंड के बारे में हमने डिस्कस किया एससीओ के बारे में, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम की वजह से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be a last question. Which day is celebrated as International Day for the Elimination of the Racial Discrimination every year? तो इंटरनेशनल डे जो जिसमें कि अवेयरनेस बढ़ाई जाती है रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। ओके, तो ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च। तो ये अभी जाके गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ बैकग्राउंड डिटेल के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो ये जो है ITERD, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ऑन मार्च 21 को। एंड ये कब से मनाया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है फ्रॉम 1960 से, क्योंकि जब क्या हुआ था, व्हेन पुलिस ओपन फायर ऑन अ पीसफुल ग्रुप, तब के टाइम में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका शार्पविले में, तो वहाँ पे एक पीसफुल ग्रुप था प्रोटेस्टर्स का। वो लोग किसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस ने ओपन फायर कर दी थी, ठीक है, शार्पविले साउथ अफ्रीका में, जिसके अंडर 69 पीपल मारे गए थे। ओके, तो इसी वजह से तब से इस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? IDERD को इसको एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस ने। ओके, एंड ये जो 2024 में अभी सेलिब्रेट किया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है अ डेकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, सो ये मेनली रिलेटेड है अफ्रीकन पीपल से। ओके, तो ये दिन मनाया जाता है 21 मार्च। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये सारी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज न्यूज़। So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.